नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11। तो बच्चों, आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ और गैरिसन शहर से साम्राज्य कैसे बना। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों से, तो 13वीं सदी का आरंभिक वर्ष क्या कहलाएगा? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो 1200 ईस्वी से 13वीं सदी शुरू हो गया। तो 1206 ईस्वी से ये अब 13वीं सदी का आरंभिक वर्ष कहलाएगा, मतलब 1200 से ऊपर के साल। तो आरंभिक वर्ष मतलब 1200 से लेकर के 1250 ले लीजिए, 1260 ले लीजिए या फिर 1230 ले लीजिए, 1225 ले लीजिए। इस समय तक दिल्ली के सुल्तान का जो शासक था तो एक छोटे जगह में वहाँ के जो सैनिक रहते थे और अपने लिए किलेबंदी कर लेते थे कि इसके अंदर कोई बाहर के लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसको गैरिसन शहर बोला जाता था और इसके अंदर सैनिक रहते थे और सम्राट भी रहते थे। तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 मतलब 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक एक छोटे से गैरिसन शहरों के अंदर ही था, इससे बाहर नहीं निकला था, इससे बाहर नहीं फैला था। शहरों से संबद्ध था लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। लेकिन उनसे आगे कभी भी उस समय उनका कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो उनका बहुत ज़्यादा साम्राज्य नहीं था, तो आवश्यक सामग्री के लिए, जैसे खाने की वस्तुओं के लिए, या तो व्यापार करते थे या फिर लूट मार कर कहीं से छीन झपट कर लाते थे, तब खाते थे। और यही कारण था कि उस समय लूट के सैनिकों द्वारा लूटे गए धन में भी राजा का हिस्सा होता था और राजा लेता था। आगे चल के आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे लूट के उसको खम्स बोलते थे, लूट के धन में राजा का हिस्सा होता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल, दिल्ली से आप अभी बंगाल देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। मतलब कि यह जो नियंत्रण था वह बहुत कठिन था, इतने दूर किसी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। बगावत मतलब विरोध, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। और जैसे ही मौसम खराब हुआ तो या तो वहाँ बगावत हो जाता था या युद्ध हो जाता था और वह क्षेत्र स्वतंत्र हो जाता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। मतलब कि जो गैरिसन शहर में सल्तनत राजा रहते थे, उनको भारत के अफगानिस्तान के क्षेत्र से हमलावर के आने का डर रहता था, चुनौती मिलता था, कोई आ भी जाता था। और उधर अगर कोई सूबेदार रहते थे तो वो भी विरोध करके अपना नया साम्राज्य खड़ा करने को आतुर रहते थे। जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। और किसी सूबेदारों को अगर ऐसा लगता था कि राजा कमजोर हो गए हैं तो वो विद्रोह करके राजा से अलग हो जाते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह से अपने आप को बचाए हुई थी। उसके बाद है सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। मतलब कि गयासुद्दीन बलबन एक राजा था, सुल्तान था, इसके समय में सल्तनत काल का कुछ विकास हुआ और यह काफ़ी कठोर नियम का पालन करने वाला सुल्तान था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और फिर मोहम्मद तुगलक भी था। और इस सब के समय में कुछ राज्य का विस्तार हुआ, कुछ सल्तनत काल का विस्तार हुआ, जो दो तरह से हुआ। सल्तनत काल का विस्तार सबसे पहले सल्तनत की भीतरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी के क्षेत्र पर विकास हुआ, और दूसरा सल्तनत की बाहरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र पर, मतलब गैरिसन शहरों से बाहर के क्षेत्रों पर उनका कुछ विकास हुआ। कैसे कैसे हुआ इसको देखते हैं।
सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। मतलब कि जो किलेबंदी किया हुआ जगह था उन जगहों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना वह उनका लक्ष्य था। और उसके बाद गंगा यमुना के दोआब, दोआब क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ से यमुना आई, इधर से गंगा आई, तो इस बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये दोआब कहलाएगा। तो गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को जो वहाँ रहते थे उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया कि खेती कीजिए, अनाज उपजाइए। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और दूसरे शहर भी बसाए गए। व्यापार को सुरक्षित किया गया, ठीक ना। और उसके बाद सुरक्षित मार्ग बनाए गए, नए शहर बसाए गए, नए किले बनाए गए। इससे लोगों का जीवन कुछ सुलभ हुआ और इसका जो साम्राज्य है सल्तनत काल का वह कुछ आगे तक फैला। अब है सल्तनत की बाहरी सीमा, मतलब गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे का क्षेत्र, मतलब जो किलेबंदी थी उससे बाहर का साम्राज्य, वो कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतना शुरू किया और उस क्षेत्र में अपने साम्राज्य को फैलाना और बढ़ाना शुरू किया। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। वो जहां भी गए वहां के हाथी, घोड़े और जो भी मूल्यवान वस्तु उनके हाथ में लगी उन सबको उन लोगों ने जीत लिया। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब कि दक्षिण भारत का बहुत सारा हिस्सा ये लोग जीतकर अपने साम्राज्य में मिला चुके थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। मतलब कि एक राज्य का इन लोगों ने गठन किया और विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों में इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश क्या कहलाता है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे वह भीतरी प्रदेश कहलाता है। और गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे उसको गैरिसन शहर बोलते हैं। और दोआब, दो नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहा जाता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। और प्रश्न 2 है कि किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। प्रश्न 3 है कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। और एक गतिविधि भी है कि भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए देखें हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ संख्या 34 और 35। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत से दूर गैरिसन शहर थे बंगाल और सिंध। उसके बाद किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो सल्तनत की गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र को भीतरी सीमा कहा जाता था और गैरिसन शहरों से बाहरी क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। प्रश्न 4 है कि भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारतीय अभियान। इसके लिए आप मैप देखिए, यह देखिए, यह दिल्ली राज है और यहाँ से अलाउद्दीन ने गुजरात को जीता, चित्तौड़ को जीता, देवगिरी को जीता और फिर ऐसे होते हुए वारंगल आया, होयसल आया और तंजावुर तक उसका अभियान चला। और इतने पूरे भारतवर्ष में उसने अपना जीत हासिल किया। लगभग पूरे भारत को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो ये है आपके प्रश्नों का उत्तर। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।